मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ऐसे तो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी। और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूं, वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है, उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मानसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है।
यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर, ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है। 5 दशक के इंतजार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थी। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो। साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है, कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दीकर सिंह मेवाड़ी जी ने
टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खूबसूरत नाम तो एक शिक्षक ही रख सकता है, विद्यावनम। रामनाथ जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वैरायटी के 450 से अधिक पेड़ लगाए गए। उनके स्टूडेंट्स भी इनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैं देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है, कभी बढ़ते पर्यटन के कारण, तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे, उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। जैसे कि लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में देश को ब्रॉन्ज दिलाया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है। ऐसे ही एक सफलता हमारी अंडर 70 वुमेन रेसलिंग टीम ने किर्गिस्तान में भी दर्ज की है। मैं देश के इन सभी एथलीट्स, उनके पेरेंट्स और कोचेस, सबको उनके प्रयासों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। आज देश के अलग-अलग राज्यों में एक नए उत्साह के साथ खेलों के आयोजन होते हैं। इनसे खिलाड़ियों को खेलने, जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं में खूब उत्साह और जोश देखने को मिला। इन खेलों में हमारे युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी,
अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले 3 स्थानों पर रही है। साथियों, ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इनसे युवा खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वे स्टेपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए मैं देश के राजभवनों में हुए दिलचस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लेख करूंगा। अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कार्यों से होने लगी है। आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभियान के, प्राकृतिक खेती से जुड़े अभियान के ध्वजवाहक बन रहे हैं। बीते समय में गुजरात हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, सिक्किम हो, इनके स्थापना दिवस को अलग अलग राजभवनों ने जिस उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया,
वो अपने आप में एक मिसाल है। ये एक बेहतरीन पहल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बनाती है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुंदर माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अनमोल है। इस कार्यक्रम का हर एपिसोड बहुत ही जीवंत होता है, हमें सामूहिकता की भावना के साथ साथ समाज के प्रति कर्तव्य भाव और सेवा भाव से भरता है। यहाँ उन विषयों पर खुलकर चर्चा होती है जिनके बारे में हमें आमतौर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि मन की बात में किसी विषय का जिक्र होने के बाद कैसे अनेकों देशवासियों को नई प्रेरणा मिली। हाल ही में मुझे देश की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत का एक पत्र मिला। अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिसोड के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी। उस कार्यक्रम में हमने इस फील्ड से जुड़े लोगों की प्रतिभा को एक्नॉलेज किया था। मन की बात के उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर आनंदा शंकर जयंत ने कुट्टी कहानी तैयार की है। ये बच्चों के लिए अलग अलग भाषाओं की कहानियों का एक बेहतरीन संग्रह है। यह प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है। उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किए हैं। मैंने आनंदा शंकर जयंत के इस प्रयास की विशेष तौर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देशवासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इससे सीखकर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही तो हम भारतवासियों का वो कलेक्टिव पावर है जो देश की प्रगति में नई शक्ति भर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही। अगली बार नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बारिश का समय है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिए, संतुलित खाइए और स्वस्थ रहिए। हाँ, योगा जरूर कीजिए
अब कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने को है। मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लास्ट दिन के लिए पेंडिंग ना रखें। काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण